काइनलू से लेकर शिरपुर अगर हम मेन रोड की बात करेंगे तो खस्ताहाली की वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ के मकामी लोगों ने आज एक जो है साइलेंट प्रोटेस्ट किया, उन्होंने सरकार से ये मुतालबा किया इस रोड को जो है जल्द अज जल्द मैगडमाइज कर देना चाहिए ताकि इलाके के लोगों को राहत मिल सके। यहाँ पर मकामी लोगों का ये भी कहना है अगर PMGSY अथॉरिटी के तहत ये रोड आता है, लेकिन जिस कंट्रैक्टर ने इस पर काम शुरू किया था उसने अधूरा ही छोड़ दिया, तो अबूर मुरूर में यहाँ पर आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करेंगे कि इस खबर को देखने के बाद जो PMGSY अथॉरिटी है कहीं ना कहीं वो इस पर जो है काम शुरू करेगी ताकि यहाँ लोगों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। तो फिलहाल आपको सीधे काइनलू ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या करें मकामी लोग इस रोड की खस्ताहाली की वजह से। लेकिन जो हमारी सड़क की हालत वो बहुत खस्त और न होने के बराबर है, इसलिए हम आला हुकाम से गुजारिश करते हूँ कि इस सड़क का कोई बंदोबस्त करे। लेकिन जो ठेकेदार है या बड़े बड़े आला ऑफिसर है वो इससे तवज्जो नहीं करते। हम हुकूमत गवर्नर साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि हमें कुछ इंसाफ दे कि हमारा मसला हल करे ताकि लोगों को यहाँ सहूलियत पहुँचे। मैगडम की बात करते हैं तो यहाँ आते हैं मैगडम करने के लिए, मगर थोड़ा कुछ डाला उसने तो पर फिर वो यहाँ नहीं आया दोबारा, इन्होंने उधूरा छोड़ा। ये वो त्रायान ये पे ये मगर ये थवन सड़क वैत ये अम ट्रैक्टर डोजर सतन दिस रुख ये सात ये पकान हजरत जन पकान कुंजर नाल मज गाड़ी वारियाहो नौजवानों अ गाड़ी आज अनान गाड़ी 4 दुह गसान तिमन सह खराब त्रावान वर्कशॉप बड़न रड़न नौजवानन मिस्किनन लोस सो इजा कथा या जान सोन खुदाई अस कुछ इजा कम से कम सड़क मसल गसन हल सड़क हूँ। यहाँ ये सड़क जो पटन से कुंजर जाती है इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। आज से 4 साल पहले यहाँ ठेकेदार आया इसको मैगडम डालने के लिए, सड़क को ठीक करने के लिए, लेकिन 4 साल हुए अभी सड़क ठीक नहीं हुई। इसमें सड़क में बहुत ही गड्ढे हुए हैं, बहुत ही गाड़ियाँ यहाँ ख़राब हो गई इसमें यहाँ इस सड़क पर, मगर लेकिन ठेकेदार को टच से मस नहीं होता है। PMGS के बाद 3 किलोमीटर है PMGS के तहत ये सड़क, तो लेकिन हमें बहुत अफसोस कहना पड़ता है इस हर सड़क की हालत बिल्कुल खस्ता हाल है। यह सड़क हमारी ठीक होनी चाहिए, इस पर मैगडम डालना चाहिए तो ताकि लोगों को आराम आ जाए आने जाने में। यहाँ नई नई गाड़ियाँ लाई यहाँ के जवानों ने, लेकिन वो 10 दिन 4 दिन के बाद ख़राब हो गई। तो लिहाजा हमारी गुजारिश यही हुकूमत से, गवर्नर साहब से कि हमारी सड़क की हालत ठीक हो जाए। जिला सांबा में लगातार पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। चाहे हम शहरी इलाकों की बात कर लें या फिर ग्रामीण इलाकों की बात कर लें, हर जगह पानी को लेकर लोग जो वो तरसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं समय जिला हेडक्वार्टर सांबा में मौजूद हूं और यहां सांबा की सुपवाल पंचायत के चक मेदू गांव के लोग यहां पर इकट्ठा होकर आए हैं ये बात रखने के लिए कि हमारे इलाके में पानी की इतनी ज्यादा कमी है कि हमें पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 महीने का अगर अपडेट करें तो 3 से 4 दिन ही पानी जो है वो लोगों को मिल पाया है। अदरवाइज पानी की इतनी किल्लत है कि लोग अब सड़कों पर आने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। इसी को लेकर मैं तमाम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि है DDC मेंबर रमेश जी, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। तो क्या लगता है पानी को लेकर पिछले 2-3 महीने से लगातार जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, आपने लगातार प्रदर्शन किए, लगातार अपने लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन एक बार फिर से पानी की प्रॉब्लम उजागर हुई आपके चक मेदू इलाके में जो लगातार 1 महीने से पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। देखिए सर, ये बात बिल्कुल सही है कि जो चक मेदू गाँव है वो एक ऐसा रिमोट गांव है, वहाँ ना तो कोई हैंडपम्प है, वो उसको सप्लाई जाती है लंगत ट्यूबवेल से। तो उसमें क्या जब से जो लोग स्ट्राइक पे गए हैं तो मुलाजिम 1-2 ही होता है और हफ्ते में 1 आधा दिन इनको पानी मिलता है। ये बात सच है, लोगों को काफ़ी दिक्कत है पानी की। इसलिए मेरी प्रशासन से ये मांग होगी कि इस गांव को जो भी लोग ड्यूटी पे लगाए हैं वो कम से कम जैसे दूसरे लोगों को दूसरे या तीसरे दिन पानी दे रहे हैं इनको दें। अब महीना हो गया, जे लोग जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर कोई नहीं है, कुआं कोई नहीं है, हैंडपम्प कोई नहीं है और जे लोग काफ़ी परेशान हैं। मेरी DC मैम से ये रिक्वेस्ट होगी, एक्शन से ये रिक्वेस्ट होगी कि इनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है, उनको टॉप प्रायोरिटी पे कंसीडर किया जाए और वहाँ पे जो नए मुलाजिम हैं, पक्के मुलाजिम और डिप्यूट किए जाए इनके महल्ले में, ताकि बाल टर्न करने के लिए, पंप चलाने के लिए
कोई सुविधा ना हो, यही मेरी डिमांड होगी। लेकिन जानना चाहूंगा कि आपने किसी अधिकारी से बात की, कंसर्न अथॉरिटी जहां एक्शन सांबा से बात की हो या तमाम डीसी मैडम तक ये बात पहुंचाई हो? क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि जब भी किसी इलाके में आपकी पानी की दिक्कत आती है तो आप इन लोगों के साथ शाना बशाना साथ आते हैं, तो क्या किसी अधिकारी से बात हुई, इन लोगों की बात को सुना गया ऊपर तक? देखिए सर, जहाँ तक चक मेदू की बात है ना, चक मेदू मैंने पहले ही बोल दिया कि बड़ा ही रिमोट एरिया था। पहले तो मैं ये कहूँ कि वहाँ के नया ट्यूबवेल निकल रहा है, अभी वो निकले में शायद 2 साल लगेंगे, साल लगेगा, 3 साल लगेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट का एक ही अभी क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे जो मुलाजिम हैं डेली बेसर वो स्ट्राइक पे चले गए हैं और शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज की वजह से ये सारी परेशानी जो है वो लोगों को उठानी पड़ रही है। ये हमने कई बार उनसे बात की है। बिल्कुल, यहाँ के कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल है। मैं कितनी दिक्कत पानी की आ रही है आप तमाम लोगों को, जो पानी की एक एक बूंद के लिए आप तरस रहे हैं? सर, हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमारे गांव में तो कोई और पानी पीने का सोर्स ही नहीं है। जब वहाँ पे हैंड पंप नहीं है, मतलब कोई और जहाँ कुआं नहीं है, कोई ऐसा पानी का और कोई सोर्स ही नहीं है बिना पीएचई के। जो पीएचई का पानी वो महीने में 2 या 3 बार आया होगा, मतलब आप 2 या 3 बार ही सोच सकते हैं, 2 या 3 बार आया पानी। उसमें तो कोई पानी का कोई मतलब ही नहीं बनता कि हमारे गांव में कहीं और से पानी लेते हैं। हम वहाँ पे अभी भी तालाब का पानी यूज़ करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मतलब ऐसे जो बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं वो उसी पानी से साफ़ करें, लेकिन पीने का पानी वो आता ही नहीं है। और इसके रिकॉर्डिंग हम डीसी मैम से मिले हैं, डेपुटेशन आया था पूरे गाँव का, और हम 5-7 मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले हम डीसी मैम से मिले थे। 22 तारीख को डीसी मैम से पूरे गांव के लोग आए थे, इससे भी ज़्यादा लोग थे, जितने आज हैं इससे भी ज़्यादा लोग थे। उस दिन भी डीसी मैम से यही बात हुई थी। उन्होंने कहा था हम कोई परमानेंट बंदा उधर लगाएंगे, एक आपको पानी दिया जाएगा, डेली नहीं मिलेगा तो तीसरे दिन ही दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। क्या लगता है, पानी की कोई पाइपलाइन की कोई दिक्कत है या फिर डेली वेजेस जिस तरह से हड़ताल पर है ये भी एक कारण है? सर, मेन तो ये है कि सबसे पहले तो वहाँ पे कोई चलाने, अगर नीचे से कोई मोटर चलाने वाला होगा तो ऊपर से बाल टर्न करने के लिए एक बंदा चाहिए। मतलब डेली वेजेस की भी डेली वेजर की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उनकी वजह से भी हमें पानी नहीं मिल रहा, जो स्ट्राइक पे हैं। और जो परमानेंट बंदे हैं ना, वो भी उनके पास काम ही है, तो वो उसका एक दिन दूसरे साइड को देंगे, एक दिन हमारी साइड भी देंगे, तो हमें भी पानी मिल सकता है। बिल्कुल, ये कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप में से कौन करेगा बात मेरे साथ? जी, क्या नाम है आपका? दर्शन देवी। कितनी दिक्कत पानी के बिना आ रही है? पानी बहुत ज़्यादा आ रही है। पानी हमारा कोई उधर नाला नहीं है, नहर नहीं है, कुआं नहीं है, हैंड पंप नहीं है, हमारा तो कोई है नहीं साधन पानी का। चक में संधाली है, ठीक है, पानी आता नहीं है। 1 महीने में पता नहीं 1-2 बार पानी आया, पता नहीं 1 बाल्टी या 2-3 बोतलें पड़ते हैं, बस पानी खत्म हो जाता है। तो आपके जो नुमाइंदे हैं उनको आपने ये बताई प्रॉब्लम की हमें लगातार पानी की दिक्कत आ रही है? डीसी मैडम से आए थे, पहले डीसी मैडम ने बोला था 1 बंदा देंगे, वो अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला हमारा पानी नहीं मिल पा रहा। पानी मिला नहीं है हमारे को। क्या कहेंगे आप डीसी मैडम को और तमाम जो ऑफिसर लोग हैं? डीसी मैडम को यही बोलेंगे, यही करेंगे हम, और उधर आगे पर सन पानी मिलना चाहिए, ठीक है। उन्हें बोला मिलेगा पानी, मिला नहीं पानी अभी तक कोई भी सन। चलिए, तो ये आपने लोगों की जुबानी सुना जो कि चक मेदू इलाके के हैं, जो सुपवाल पंचायत का एक हिस्सा है। बताया जाता है कि पानी का वैसे भी कोई जरिया नहीं है, कोई बड़े इतने सोर्स वहाँ पर नहीं है, और एक कारण ये भी है। और दूसरा कारण ये नजर आ रहा है कि डेली वेजेस की जो स्ट्राइक है वो 1 महीने से ज्यादा हो चुकी है। उसी के चलते तमाम शहरी इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में लगातार पानी की दिक्कत आ रही है। हालांकि चक मेदू में ये कारण नहीं है, कारण ये भी है कि वहां पहले भी कहा गया है कि पानी का कोई सोर्स वहां पर बनाया जाए ताकि इलाके के लोगों को पानी पीने के लिए अच्छा मिले। हालांकि तालाब का अभी भी ये पानी यूज करते, चाहे वो नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए या बर्तन साफ करने के लिए, एक मजबूरी है। इस मजबूरी की ओर जो प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। मैं डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी से भी अपील करता हूं, एक्शन पीएचई डिपार्टमेंट, उनसे भी अपील करता हूं कि इस इलाके की ओर ध्यान दीजिए और यहाँ के लोगों को पानी की सप्लाई उक्त मात्रा में मुहैया कराइए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज़ के लिए। घर पे तिरंगा लगेगा, यानी कि जितने भी भारत के अंदर घर है उनके ऊपर नेशनल फ्लैग लगेगा। और इसी सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर इश्तियाक मानी जी। डोडा गढ़ के ये रहने वाले हैं और अक्सर ये मीडिया के सामने आते रहते हैं अलग अलग मुद्दों को लेके, और आज पूरी बातचीत इनसे होगी। हर घर तिरंगे का मकसद क्या है और क्या ये बताना चाहेंगे। सर, आपका वेलकम है। क्या बताना चाहोगे जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है, हर घर पे तिरंगा लगेगा, इस पे क्या बताना चाहोगे? गुलिस्तान न्यूज़ को भी मुबारकबाद दूंगा और वसीम जी आपको भी ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने कहा कि तिरंगे का मकसद क्या है। मकसद तो इसमें एक ही है, 75 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी के, बड़ी खुशी से 27 करोड़ घरों में झंडा लहराया जाएगा
और बड़ी खूबसूरती से लहराया जाएगा। इसमें कोई दूर दूर भी और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ जश्न आज़ादी है ये, और तिरंगा है, कोई राजनीतिक किसी का फ्लैग नहीं है। ये हर जमात के लोग इसको बड़ी खुशी से और धूमधाम से मनाने चाहिए उस दिन। लीडर ये भी बता रहे हैं कि हम नेशनल फ्लैग नहीं लगाएंगे। वो कहाँ के लीडर आ गए फिर? जम्मू कश्मीर के ही लीडर है ना। वो तो फिर कहीं के फीडर होंगे ना, वो तो यहाँ के लीडर नहीं है। जो यहाँ का लीडर ऐसी बात करेगा वो मुझे नहीं लगता है वो मानसिक तौर पे ठीक है, उसको फिर अपना इलाज कराना चाहिए। जो ये कहेगा कि मैं तिरंगा नहीं लगाऊंगा, मेरी जमात का झंडा लगाने से इनकार करेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो ये कहेगा कि मैं तिरंगा नहीं लहराऊंगा, वो प्यार से उसको लहराएगा, उसको मालूम है कि कौन सा ध्वज है ये और ये लहराना चाहिए। इश्ताक साहब, कुछ दिनों पहले कुछ टाइम पहले की बात हम करें, कुछ दिनों पहले की नहीं, कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया था, जितनी भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर नेशनल फ्लैग लगेगा। और हमने देखा कि सरेआम डोडा की हम बात करें, सरेआम उसका उल्लंघन देखने को मिला। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी इस पर खास बातचीत की, उनने भी डायरेक्शन दी। ऐसा नहीं है कि उनने कुछ नहीं बोला, उनने डिपार्टमेंटों को डायरेक्शन दी। और उसके बाद आज की अगर हम बात करें, आज भी वही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आपने भी एक जगह नेशनल फ्लैग खुद जाके लगाया था, क्या बताना चाहोगे उन लोगों को, उनको क्या करना चाहिए? आप ही जैसे युवाओं का जो हौसला अफजाई हमें भी होती है, और अगर नहीं लगाया जा रहा था तो उनमें अगर कोई कोताहियां जानबूझ के की जा रही हैं तो बड़ी पीड़ा होनी चाहिए हमें भी, आपको भी। लेकिन अगर वो नहीं लगा रहे हैं किसी और मकसद से, तो मैंने पहले भी कहा अभी आपको कि उनके फिर दिमाग में कोई ऐसी मानसिकता में सही सोच नहीं है। ये मेरे मुल्क का झंडा है, मेरी पार्टी का झंडा अलग है, वो कमल का फूल है। मेरे मुल्क का झंडा तिरंगा है। ये हर जमात के लोग, वो एनसी का है, कांग्रेस का है, किसी और समाजवादी पार्टी का है, या कोई भी जमात का है, उसका तो कार्यकर्ता सुबह उठकर हमसे पहले ही वहां पहुंचना चाहिए और हर घर पे ये जो झंडा है लहराना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है, मुझे समझ नहीं आ रही है। इसी बार इस तरह का कदम क्यों उठाया गया कि हर घर पे तिरंगा लगेगा? मेन मुद्दा क्या है? देखिए, पहले 25 साल के बाद हुआ, फिर 50 साल के बाद हुआ, अब 75 साल हो गए। तो 75 साल पूरा होने के मौके पर सरकार हिंद ने, जब आप जैसे भाइयों ने इन चीजों को एहसास दिलाया, तो काफी बुद्धिमान लोग समाज में नजर डाले हुए होते हैं, तो उन्होंने ये देखा होगा कि वसीम जी डोडा में हर इमारत पर झंडा चाहते हैं, तो किसी बुद्धिमान ने, कुछ बुद्धिमान लोगों को जो थिंक टैंक होते हैं उनको ये सुझाव दिया होगा और उन्होंने कहा होगा कि इस बार 27 करोड़ घरों पर झंडा लगाएंगे। थोड़ा सा अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, हालात दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। कुछ टाइम पहले जो है रिक्रूटमेंट निकली थी, सब इंस्पेक्टर की पोस्टें निकली थी, उसके बाद जब एग्ज़ाम उसके हुए, उसका रिजल्ट जो है वो जो है रिजेक्ट कर दिया गया, उसमें कुछ स्कैम देखने को मिला। क्या बताना चाहोगे, अगर स्कैम देखने को मिला, 370 जब हटाया गया था उसके बाद यही बताया गया था ये तस्वीरें, ये हालात देखने को नहीं मिलेंगे, बेरोजगारी आपको नहीं देखने को मिलेगी, मगर हालात इस तरह के बने कि स्कैम काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार जो है पीछे की तरफ जा रही है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 100% ठीक हैं, तलवार की धार पर चल रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि 370 खत्म होने के बाद, क्या आप इस बात का एतराफ करते हैं कि 370 से पहले यहाँ हालात कुछ और थे? देखिए जम्मू कश्मीर का जो देखिए मुझे 370 के बाद मैं चीजें बताई गई थी, मैं 370 के बाद ये बात कर रहा हूं। नहीं, 370 के बाद या 370 से पहले ये जो सिस्टम था, इसमें समय लग रहा है। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है, ये एक स्टेट थी, इस वक्त ये यूटी में है, और यहाँ पर जो आपने देखा होगा ये एक टाइम पर पीक पर थी करप्शन पे, और बहुत सारे मामला ऐसे थे कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमने सब कुछ किया, हम ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे बहुत कुछ हुआ। जो आपने कहा कि डेवलपमेंट का मामला है, आप देखिए डेवलपमेंट का तो नुक्ता उरूज है इस समय। आप पूरे जम्मू कश्मीर में नजर लगाइए, यहाँ एम्स, IIT, इतने रोड्स, क्या नितिन गडकरी जी से ज्यादा पहले 5 किलोमीटर रोड, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, पूरे देश में 5 किलोमीटर रोड तैयार होती थी, आज 50 किलोमीटर तैयार हो रही है। आप कंपैरिजन कीजिए जरा कि उस समय क्या चल रहा था और आज क्या चल रहा है। आप अपने डोडा के ही दाएं बाएं देख लीजिए, बुलडोडा से किश्तवाड़ तक जो
नेशनल हाईवे को दोबारा तैयार किया गया। अगर पहला टाइम होता तो शायद सदियां लग जाती। इश्तियाक साहब, आप मुझे और किसी तरफ ले गए। मैं आपको पूछ रहा हूँ ये कि एक बहुत बड़ा स्कैम जो है सामने निकल के आया है। सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये नहीं दिखता आपको कि एक बहुत बड़ा स्कैम, बच्चे जो है डिप्रेशन में चले गए हैं। जिन बच्चों ने मेहनत की थी उनके फैमिली मेम्बर जो है वो डिप्रेशन में चले गए हैं। एक बच्चा अगर मेहनत करता है उसके बाद जो इसका रिजल्ट जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, स्कैम सामने नज़र आता है। मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि 317 के बाद बताया गया था ये चीज़ें अब देखने को नहीं मिलेंगी। हालात बिल्कुल अच्छे देखने को मिलेंगे, मगर हालात जो है पीछे की तरफ देखने को मिल रहे हैं। और आप ही की सरकार है और कहीं ना कहीं आपकी सरकार पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, मैं उन बच्चों के साथ हूँ। अगर स्कैम हो रहे हैं तो मैं आपको विश्वास देता हूँ कि इस समय जो नजर यहाँ जो जूमर लगे हुए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो कोई भी हो। और जो वो बच्चे हैं अगर उनके साथ किसी भी तरीके से कोई ज्यादती हुई है, ज्यादती कहेंगे इसको, तो आप विश्वास रखिए नरेंद्र मोदी जी के दौर में और माननीय अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी जो इस सिस्टम को इस समय सारा जो हमारा सिस्टम है, जो एनडीए है, जो जैसे चला रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी कोई ऐसा मामला नहीं होगा कि किसी बच्चे को टैलेंट को पीछे रखा जाएगा और बगैर टैलेंट के आदमी को आगे लाया जाएगा। आज असंभव है, आज बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, महंगाई को लेकर अगर हम बात करें, महंगाई का ये बताया गया था कि महंगाई अब जो है उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, मगर हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। गरीब आवाम जो है वो पीसी जा रही है। गरीब आवाम के जेब पे जो है काफ़ी ज़्यादा उनको लोड पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। क्या यही सरकार, इस सरकार ने काफ़ी ज़्यादा दावे किए थे, पर उन दावों की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। नहीं, देखिए वसीम जी, 21 मार्च 2019 से कोरोना भी सामने आया। जब हम इसको कहीं नजदीक जा रहे थे तो कुछ बहुत सारी मुश्किलात सामने आने लगी और उसके बाद थोड़ा सा महंगाई क्या हर चीज का आपने देखा होगा कि सिस्टम में थोड़ा, मैं आपको विश्वास दूंगा एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने की हैसियत से, जो भावना इस सरकार की है, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खास तौर पे ये मैसेज देना चाहता हूं आपके इस मजबूत चैनल से। आप भरोसा रखिए कि जो इस समय सरकार ड्राइविंग सीट पे है वो कभी भी यहाँ नाइंसाफी होने नहीं देंगे। जो आप महंगाई बोल रहे हैं उस पर काबू क्या? देखिए, महंगाई का तो एक ही जवाब है, कोरोना है। कोरोना को और इसका कोई जोड़ बनता ही नहीं है। वो तो उस टाइम बनता था जब कोरोना था, आज थोड़ी कोरोना। मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि इस समय कहां पर महंगाई आपको नजर आ रही है? क्यों महंगाई? आप देखिए, खाने पीने की जो भी आइटम है उनका दिन ब दिन रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप गैस सिलेंडर की बात कीजिए, आप तेल की बात कीजिए, हर चीज का तो रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। देखिए, आप सवाल सही पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप जरा पीछे माजी में चले जाएंगे, मैंने 60 रुपए किलो भी प्याज खरीदे हैं। उस समय जब आप नाचे तो फैशन और हम नाचे तो पेशा। उस टाइम 60 रुपए केजी प्याज लिए थे। आज कितने के प्याज? नहीं, क्या आप आज एक्सपेक्ट करते हो कि वो दौर और आज का दौर बराबर है? नहीं, हम मानते हैं, मगर कितना आपके हिसाब से कितना ऊपर जा? नहीं, मैंने आपको कहा कि वो नाचे तो वो कहेंगे ये फैशन है, हम नाचेंगे तो कहेंगे इनका पेशा है। नहीं, अरे आपने उस टाइम 60 रुपए प्याज लिए हैं, आज कितने के प्याज हैं? कितने के हैं? आप भी कर ले रहे हैं। आपको पता नहीं, आज आपने बताया मैंने 60 रुपए, नहीं 90 रुपए किलो टमाटर थे, आज कितने रुपए किलो? चलो बाहर जाएंगे पता करेंगे। ज्यादा दूर कहाँ जाना है, मंडी लगी है, बाहर जाएंगे, सब्जी का दाम भी पता करेंगे। आपको ये लगता है कि आज महंगाई नहीं? देखिए भैया, मैं नहीं बोल रहा हूँ महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन किसी अजीम मकसद के उसको बढ़ाने के लिए अगर थोड़ी सी कोई चीज महंगी लग रही है तो मैं आपको विश्वास दूंगा कि उसके पीछे लोगों को तंग करने का मकसद नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि अब जो है महंगाई थोड़ा कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले टाइम में लगता है होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। नहीं, वो उनका जो बोल रहे होंगे उनका फंडा वो हो रहा होगा, हमारा ऐसा नहीं है। हमारा जो चुनावी जो मैनिफेस्टो होगा वो चुनाव की दृष्टि से होगा कि चुनाव नजदीक आएंगे चीजें सस्ती की जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव हम अपने काम के बल पर लोगों से, हमारी जमात के लोग वोट मांगेंगे, वो हम किसी और इमोशनल ब्लैकमेलिंग से, कोई और रिलीजियस ब्लैकमेलिंग करके वोट नहीं लेते हैं। वोट अपने काम के आधार पर लोगों को मिलते। आप जवानों को मैं ये कहूंगा कि जो गदर इन्होंने 1987 में वो चोरी की एग्जीबिशन लगी थी, एक होती है ना चोरी, वो चोरी की एग्जीबिशन, जीत रहा है मामदू और नाम हो रहा है अहमदू का,
तो ऐसा ही हुआ था। बच्चे आप तब पैदा नहीं हुए थे। 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने चुनाव लड़ा, 32 सीटों पर परिणाम आ रहे थे, 29 पर वो लीड कर रहे थे। जब फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी जी को ये लगा, मैंने कई अपने इंटरव्यूज में कहा, आपके माध्यम से आज फिर कहूंगा, जब उनको ये लगा कि हम पिछाड़े जा रहे हैं, और उन्होंने ऐसा षड्यंत्र बनाया, और उन्होंने जो आज के सलाहुद्दीन है जहाद कौंसिल के चीफ, वो चुनाव लड़ रहे थे। यासीन मलिक जो आज तिहाड़ जेल में है, वो उनका इलेक्शन एजेंट था, वो सरकारी प्रक्रिया में आ गए थे। लेकिन ऐसे लोगों ने उन लोगों को जब चोरियां और डकैतियां की, तो आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे रुकी। डेवलपमेंट हमने नहीं रुकाई, डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी जी ने नहीं रुकाई, डेवलपमेंट अमित शाह जी ने नहीं रुकाई। डेवलपमेंट रोकी तो वो रोकी फारूक अब्दुल्ला साहब और राजीव गांधी के उस एकार्ड ने, जिसने जम्मू कश्मीर में एक ऐसी आग लगाई कि अभी भी चिंगारियां उड़ रही हैं। और ये जो दोष है, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर लाएगी? हमारा नारा है 50 के पार। अब वो 60 भी हो सकती है, वो 55 भी हो सकती है। बहुत सारी पार्टियां जो है मैदान में उतरी हैं। मेरे भैया आम आदमी पार्टी वो भी दावा कर रही है बहुत सारी सीटें हम भी लेंगे। मेरे भैया आज आपने देखा होगा कश्मीर के लाल चौक में भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि तिरंगे के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी जो ध्वज लहराया जा रहा था, हजारों की तादाद में कश्मीरी नौजवान आज वहां से कारगिल की जो विजय यात्रा आज निकाली जा रही है कश्मीर लाल चौक से, और कारगिल के लिए वो महाराष्ट्र, मथुरा, काशी से लोग नहीं आए हैं, वो जम्मू कश्मीर का ही नौजवान तिरंगा। कारगिल की जो विजय यात्रा निकाली गई, तो वो हजारों बच्चे जो वहां मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय तरुण चुग जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रविंदर रैना जी, हमारे महामंत्री माननीय सुनील शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी जी, वहां जम्मू कश्मीर युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे प्रभात जी, जो वहां पर उस समय वहां बहुत सारे लोग थे कश्मीर के, उन तमाम नेताओं को भी मैं मुबारकबाद दूंगा। कुछ लोग मेरे से छूट रहे होंगे नाम में, लेकिन आज जो उन्होंने एक ऐतिहासिक रैली वहां लाल चौक से और कारगिल के लिए वो निकाली, वो उन लोगों को भी मैं यहां से सल्यूट करता हूं। और आपके माध्यम से एक मैसेज मैं आवाम को जरूर दूंगा, अपने भाईचारे को बनाए रखिए, डेवलपमेंट भी होती रहेगी, स्कूल भी बनते रहेंगे, अस्पतालों में भी काम ठीक होता जाएगा। लेकिन जो हमारा यहाँ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है कि हमारा जो यहाँ भाईचारा है उसको हमने कायम दायम रखना है। आपने इलेक्शन भी बीच में कहा, इलेक्शन जब भी होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा, उसमें मैं कोई नहीं हूं। वो जब उनको ठीक लगेगा, सुटेबल टाइम लगेगा, चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया पहले से ही शुरू है, अब और तेजी में आएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ, हर शख्स जल रहा है, उलामा इकबाल का एक शेर कहूंगा जरूर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, ये आग बुझ जाए वो पानी तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, ये पत्थर भी टूट जाए अब वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया बदल दे तेरी वो सजदा तलाश कर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इश्तियाक वानी जी डोडा घाट के रहने वाले हैं और खास बातचीत हमारे साथ कर रहे थे और अलग अलग मुद्दों पे हमने इनसे बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही।